अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सबील ज़फ़र। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि हम हर बार आपके लिए नए मौजू पर नया प्रोग्राम लेकर आते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की माशी सूरत हाल सबके सामने है। 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि उसके बाद हुकूमत आने के बाद जो माशी जो सूरत हाल है और सियासी सूरत हाल है वो स्टेबिलिटी की तरफ आती जाएगी। लेकिन प्रीवियस अरसे में जहाँ पर और इदारे मुतासिर हुए हैं वहाँ पर रियल इस्टेट और इससे मुंसलिक इदारे भी बहुत मुतासिर हुए हैं। हमारे साथ सैयद अतीकुर रहमान साहब मौजूद हैं जो कि रिहायशी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के एग्जेक्टिव मेंबर हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सैयद साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। सैयद साहब, ये बताएं कि जैसे कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन हो चुके हैं तो एज यूजुअल धांधली का इल्ज़ाम लगाया गया है। क्या पाकिस्तान के इदारे इतने ही कमज़ोर हो गए हुए हैं कि उस पर कोई भी तनकीद का निशाना उनको बना सकता है? देखिए ये तो एक लोगों के सामने बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। मेरे ख्याल में तनकीद का निशाना बनाने से ज़्यादा इसमें होना ही चाहिए कि एक सिस्टम मौजूद है पूरा इलेक्शन का, और सिस्टम के अंदर जैसे अब तो लोगों को भी पता लग गया है कि यहाँ पर जब इलेक्शन होते हैं तो उसमें फॉर्म्स होते हैं 45, 46, और इन फॉर्म्स को फिल किया जाता है, उसके अंदर सारा डाटा होता है। अब जो कोई लोग क्लेम कर रहे होते हैं उनके पास ये चीज़ है, वो कोर्ट में जाते हैं, फिर कोर्ट उसको अगर उसके ऊपर फैसला करती है तो ज़ाहिर है वो डॉक्यूमेंट के ऊपर फैसला करती है, तो फिर वो ब्लेम एक तरफ रह जाता है और फिर डॉक्यूमेंट एक तरफ होता है, वो सही या गलत जो भी हो। अब उसकी अगर मैं डिटेल में जाऊँ तो ज़ाहिर है वो एक एक एक्सपर्टीज़ एरिया है, और उसके अंदर बात फिर दूसरी तरफ निकल जाएगी। लेकिन आपका जो सवाल था ये कि उस पर जो लोग ब्लेम करते हैं तो उनके पास एक बेसिस जो है लोगों के पास मौजूद है, उसके ऊपर वो कोर्ट में जा सकते हैं। ज़्यादा दूसरी स्टोरीज करने के बजाय सीधा सीधा मेरे ख्याल में लोगों को कोर्ट में जाना चाहिए और जाकर बात करें। तो आप ये जो अभी इलेक्शन रिसेंटली हुए हैं, आप इसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? देखिए इलेक्शन सिर्फ अभी ये नहीं, मैं तो बात ये करता हूँ कि 2018 में भी इलेक्शन हुए, 13 में भी हुए, उससे पहले भी होते रहे। तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो भी इलेक्शन होते रहे उसमें इसी तरह से होता रहा। जो कुछ भी अभी हो रहा है इसी तरह से शायद इसका रेशो कम हो, जो चीज़ें भी अब हो रही हैं वो कम नज़र आती हों, अब वो चीज़ें शायद ज़्यादा नज़र आ रही हैं। तो एक्सपेक्टेशन लोगों की तो ये थी कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आ जाए, और उसके बाद जो हमारे मसाइल हैं, हमारा सबसे बड़ा मसला माशी मसला है, लोगों के रोज़गार का मसला है, लोगों के यहाँ पर तालीम का मसला है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। नौजवान जो हैं, यूथ हमारी, वो सारी की सारी वो है जो समझती है कि पढ़ लिख कर यहाँ पर उनके साथ कुछ नहीं होना है। पहले हम जब पढ़ लिख कर निकलते थे तो इंडस्ट्री के अंदर जॉब्स होती थी, और अब ये हाल है कि लोग बेचारे पढ़ लिख कर मायूस फिर रहे होते हैं। तो वो हर आदमी, अब आप देखेंगे, बाहर जाने के लिए एक रास्ता ढूंढ रहा होता है, फरार का रास्ता ढूंढ रहा होता है। तो मेरे ख्याल में इसको दूर होना चाहिए। नई जो भी गवर्नमेंट आए अब, तो उसका जो फोकस होना चाहिए वो ये कि माशी हालात सही हों, नौजवानों के लिए तालीम और उसके बाद रोज़गार के जो मसले हैं, तो ये बड़े मसाइल हैं मुल्क के, इनकी तरफ और कोई ठोस प्लान हो। हमारी अपनी जो स्ट्रेंथ है ना, हमारी अपनी जो कहते हैं एक प्रोडक्शन कैपेबिलिटी होती है हर मुल्क की, उसके ऊपर जोर दें, उसके ऊपर फोकस करें। सही हो गया। अच्छा, आप रिहायशी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के एग्जेक्टिव मेंबर हैं, तो आप ज़रा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताएं, फाउंडेशन के बारे में, कि ये कब से, मतलब इसके क्या क्या आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसको स्टेबल क्यों कितना अर्सा हो गया हुआ आपको? देखिए यहाँ पर हम 2-3 ऑर्गेनाइजेशन हैं जो काम कर रही हैं। एक तो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, रेजिडेंट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन भी है, और यूनाइटेड के नाम से भी और भी नामों से है। तो मैं यूनाइटेड के जो यूनाइटेड का मतलब है इन सबको मिलाकर चलने वाली, यूनाइटेड के साथ हूँ और उनका एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हूँ, और इसके अलावा रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी बॉडी का। इस तरह रेजिडेंट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इसका प्रीवियस नेम था। उस सूरत में भी हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस के अहदेदार हैं या जो लोग हैं, वो जो यहाँ के मसाइल हैं उसके ऊपर कंबाइंड होकर चलते हैं। ये सबसे अच्छी चीज़ है जो G13 के अंदर है कि लोग पॉलिटिक्स की तरह ये नहीं होता कि अलग अलग चलते हों, बल्कि यहाँ के लोग जो हैं वो सारी ऑर्गेनाइजेशंस के जो सरकर्दा लोग हैं, जो एक्टिव लोग हैं, वो मिलकर मसाइल के ऊपर काम करते हैं। तो उसमें हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि वो उसमें जब इश्यूज आते हैं, ज़्यादातर हमारे फाउंडेशन जो है रेजिडेंट FG, हमारे जो इश्यूज हैं इनके साथ होते हैं। तो इनके साथ जब इंटरेक्शन करना होता है, मीटिंग्स करनी होती हैं, फॉलोअप्स करने होते हैं, तो वहाँ पर हमें तगोदो करनी पड़ती है। DG, उनके जो
के साथ मुलाकातें करनी होती है, कभी CDA के साथ में, CDA चेयरमैन से भी सिक्योरिटी के इश्यूज़ के ऊपर हम पुलिस और IG के साथ भी हमने मीटिंग्स जो हैं वो की हैं पहले। तो ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। तो आप G13 के जो सेक्टर है इसको मैनेज करते हैं, आपको क्या लगता है यहाँ पर कुछ G13 के बारे में बताएं, यहाँ पर आबादी कितनी है और यहाँ पर अगर कोई आके रिहायशी आना चाहता है या अपना बिजनेस करना चाहता है तो वो क्या माइंड बना के आए यहाँ पर, आप क्या सजेस्ट करेंगे उसके लिए? G13 जो है वो गेटवे ऑफ इस्लामाबाद भी कहलाता है, और यहाँ की आबादी अब बढ़ती जा रही है, 20-22 हज़ार आबादी है इसकी। और इसके जो सबसे जो चीज़ यहाँ पर अट्रैक्टिव है वो ये कि जैसे ही आप एंटर होते हैं यहाँ पर, तो एंट्रेंस पर ही आप मार्केट भी है जो आपने देखी होगी G13-1 में, और वो वहाँ का सब सेक्टर होने के बावजूद वहाँ काफ़ी कमर्शियल एरिया बढ़ता जा रहा है। यहाँ अपना जो मरकज़ है वो अभी तक डेवलप नहीं हुआ, अभी काफ़ी यहाँ पे ग्रोथ होनी है इस सेक्टर के अंदर। तो रियल इस्टेट का बिज़नेस काफ़ी हद तक यहाँ पर बूम पर भी गया है और अभी भी बाकी है, तो ये चीज़ें मौजूद हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो दूसरे कारोबार हैं, मिसाल के तौर पर ये जो मैंने आपको बताया कमर्शियल एरियाज़ हैं, इसके अंदर जो लोग हैं वहाँ पर ऑफिसेज भी हैं काफ़ी ज़्यादा, और इसके अलावा शॉप्स भी हैं। मतलब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जगह आइडियल जगह है। जी, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ ये है कि इस जगह से आप देखें ना कि पिंडी की तरफ जाने वाली जो रोड है वो भी अटैच्ड होती है, टच करती है। GT रोड की तरफ जब हम जाते हैं वो एरिया भी है। तो यहाँ पर काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन बाद में मुझे इसका अंदाज़ा हुआ कि जो यहाँ पर G15 में रहते हैं लेकिन G13 में आकर शॉपिंग कर रहे होते हैं। यहाँ जिस तरह पंजाब कैश एंड कैरी है, इस तरह के मॉल हैं बड़े बड़े। ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जो है यहाँ पर हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव एरिया हो गया चारों तरफ की जो आबादियाँ उनके लिए। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये बताएं कि यहाँ पर बेसिक मसाइल कौन से हैं जिस पर आप फोकस करते हैं और उनको सोल्यूशन उनका निकालना चाहते हैं? देखिए अभी काफ़ी हद तक मसाइल हमारे हल हुए हैं, और इसमें हमारी जितनी ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रही हैं उनके एक्टिव लोगों का किरदार रहा है, और सब मिलकर चलते हैं। उसमें जो मसला यहाँ पर सबसे बड़ा रहा है वो पानी का रहा है। तो यहाँ पर जो वाटर सप्लाई थी वो मौजूद नहीं है अभी भी, और उसका अल्टरनेट ये है कि यहाँ पर टैंकर्स है वो यहाँ की जो अथॉरिटी है वो टैंकर्स CDA से लेती है और उसका अंडरग्राउंड स्टोर करती है और फिर डेली बेसिस के ऊपर वो सप्लाई करती है। तो जो इनका पानी पीछे से आ रहा है कानपुर डैम से, उसकी लाइन का इशू था जो बहुत अरसे से चल रहा था, वो काफ़ी हमने स्ट्रगल की उसके लिए, और स्ट्रगल के बाद लास्ट ईयर जाकर उसका बजट अप्रूव हुआ, PC1 अप्रूव हुआ, और अब जाकर उसके जो अभी नए DG आए हैं उनके साथ हमारी मीटिंग्स हुई थी, उन्होंने अगर एक्शन लिया है तो उसका एग्जीक्यूशन भी शुरू हो गया, और उस पर अब जो उसके मिसिंग पॉइंट्स थे कुछ, तो लाइन डली हुई है पीछे से, जो मिसिंग पॉइंट्स थे उन मिसिंग पॉइंट्स के ऊपर उन्होंने उसके ऊपर लाइन डालनी शुरू की है। ठीक हो गया। अच्छा, ये बताइए जो रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी के जो इश्यूज होते हैं उसको CDA या बाकी जो अथॉरिटीज़ होती हैं वो आवाम के साथ कितनी कोऑपरेटिव होती हैं, और अगर उनके लिए मुश्किलात बनाती है आवाम के लिए, मतलब उनके मसाइल मसले हल नहीं होते, तो फिर आप उन अथॉरिटीज़ को कैसे डील करते हैं? इसमें रियल इस्टेट से तो ज़ाहिर है हमारा डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन जो यहाँ की जो हमारी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो रेजिडेंट्स हैं, जी। रेजिडेंट्स के जो इशू हैं उससे रिलेटेड, वो ये है कि जो मिसाल के तौर पर यहाँ पर कंप्लीशन है, जब हम लेने जाते हैं मकान बनाने के बाद, तो उस कंप्लीशन की जो इन्होंने 2020 तक स्टार्ट नहीं की थी अथॉरिटी ने, और 2020 में अचानक शुरू की, लोगों को नहीं पता लगा, तो उसके बाद हर मंथ का उन्होंने एक लेट फी जो है ना उसके अंदर ऐड करते चले गए, और उन लोगों को जब 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद पता लगा, तो महीने के हिसाब से वो आप देखेंगे ऐड होती चली गई। तो ये ऐसा इशू था जो कि ज़्यादती थी, उसके ऊपर हमने काफ़ी ज़्यादा रेज़ भी किया, मीटिंग्स भी हुई। जब उसका नतीजा नहीं निकला तो फिर लोगों ने यहाँ पर मिलकर उसका एक केस जो है वो दायर किया हुआ है कोर्ट में, जो चल रहा है, उसके ऊपर स्टे भी मिला हुआ है, और उसमें प्रोविजनल कंप्लीशन जो है विदाउट फी के वो दे रहे हैं। तो यहाँ तक ये मसला हम लेकर गए हैं, अभी उसके ऊपर डिसीजन होना है। ठीक हो गया। अच्छा, सिक्योरिटी की जो मैटर्स होते हैं वो हर जगह पर होते हैं, वो लोग फेस करते हैं, आप ये बताइए यहाँ पर क्राइम का क्या रेशो है? अच्छा, क्राइम का भी ये था कि ये एरिया क्योंकि ओपन है, इसके आप अगर इस तरफ जाएं तो भी जो आबादी है वो इस्टेब्लिश्ड आबादी नहीं है, यानी G13 की तरह सेक्टर जो है वो है, लेकिन वहाँ पर आबादी अभी इंक्रोचमेंट है। इसी तरह से पीछे का एरिया डेवलप होना है जो F13 और उस तरफ का है, और साथ में G14 अभी पूरा डेवलप नहीं हुआ, तो ओपन एरियाज हैं काफ़ी। तो
यहाँ पर एक मसला था कि चोरियाँ डकैतियाँ काफ़ी होती थी। उसके ऊपर भी काफ़ी इनिशिएटिव लिया यहाँ के रहने वालों ने। हमने आईजी से भी मुलाकात की। इसमें एक इशू ये था कि यहाँ पर अपना यहाँ थाना कोई नहीं था, तो पुलिस ठीक है। का, तो वो उसके ऊपर पुलिस स्टेशन के लिए बात हुई। तो फिर उन्होंने एक G13-2 जो यहाँ से हम निकलते हैं बाहर G13-3 से 2 की तरफ, वहाँ पर एक सुमुल जो थाना है वो वहाँ पर उसकी ब्रांच इस्टेब्लिश की है। तो एक तो उसकी वजह से थोड़ा सा एडवांटेज हुआ है और पुलिस जो है वो मौजूद रहती है। ठीक। अच्छा ये बताएं कि अभी जो रिसेंट जो इलेक्शन हुए हैं तो आपके हल्के से जो कैंडिडेट इलेक्ट हुए हैं तो आपको क्या लगता है कि वो आपके साथ मिलके कितने अवाम के मसाइल को हल कर सकेंगे? नाम यहाँ पर रहा है, तो उनसे बड़ी एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ का जो मसला है वो हल करेंगे। 3.5 साल वो रहे हैं यहाँ पर, हम्म। जब मैंने तो असद उमर साहब, और उनसे लोगों का यहाँ पर इंटरेक्शन भी बहुत था। लेकिन इस मसले को वो रिजॉल्व नहीं करवा सके जो मैंने पानी के मसले की बात की है। तो इसी तरह के जो दूसरे मसाइल थे, अब मिसाल के तो कुछ चीज़ों में उन्होंने इंटरेस्ट दिया जिसमें कि ऑलरेडी बजट था या प्लान थे, जो जिस तरह स्कूल्स जिस वक्त आने थे अथॉरिटी ने बनाने थे, तो वो उनके नाम से ये चीज़ें हो गई। लेकिन जो मसाइल असल थे यानी पानी का जो मसला था उन्होंने रिजॉल्व नहीं किया। तो अब तो खैर वो मसला रिजॉल्व होने जा ही रहा है। तो अब जो गवर्नमेंट आती है उससे हमें जो भी लोग आते हैं इलेक्ट होकर, ठीक जो है। हमारे दूसरे मसाइल हैं, सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, वो इश्यूज़ हल हो जाएँ। थोड़े से यहाँ पर जो रोड के ऊपर नाजायज़ तजावज़ात आ गई हैं उनके ऊपर तवज्जो की ज़रूरत है। तो आप गवर्नमेंट से किस किस्म की रिलीफ चाहते हैं? देखिए, गवर्नमेंट जो है वो जिस तरह से जी इस्लामाबाद में G11 तक के जो सेक्टर हैं उनको आप देखें और यहाँ पर देखें तो थोड़ा सा फ़र्क नज़र आएगा। हालांकि मैंने कहा गेटवे ऑफ इस्लामाबाद है ये, ठीक है। तो इसमें उस तरह की ना मेंटेनेंस नहीं होती है जैसे दूसरे सेक्टर्स में। आप वहाँ चले जाएँ F6 में, F7 में, तो रोड्स हमेशा उनकी ब्लैक कारपेटिंग वगैरह जो है ना वो हो रही होती है। तो यहाँ पर वो चीज़ नहीं है। यहाँ पर खैर रोड ही बड़ी देर में बनी है। उसके अलावा जो सीवेज के प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी जगहों पर हो रहे मौजूद हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि सीढ़ियाँ वाली जो साइड है वहाँ पर वो फिर भी उसकी केयर करते हैं। यहाँ पर अभी ये हुआ है कि हमने लास्ट 2-3 महीने पहले जो मीटिंग्स की NITP से, तो उन्होंने ऑफिस शिफ्ट कर दिया और उसमें कंप्लेंट्स जो हैं वो अटेंड करते हैं और थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट उसमें आई है। तो आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट की कोई रिस्ट्रिक्शन भी आप लोगों पर, जैसे ऑर्गेनाइजेशंस जितनी भी चल रही हैं तो उन पर कोई लगाई जाती है हुकूमत की तरफ से जो कि नहीं लगनी चाहिए? देखिए, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये तो वेलफेयर की है, कोई पॉलिटिक्स है नहीं इनमें और कोई इस तरह के इश्यूज हैं नहीं, तो उस पर कोई ज़ाहिर है हुकूमत को कोई एतराज़ भी नहीं होता और ना हम कोई ऐसा काम करते हैं जो वायलेशन में हो। हमने सीधी सीधी कोई इशू होता है तो वो लेकर जाते हैं, उसको रेस करते हैं, इदारों से बात करते हैं, मीटिंग्स करते हैं और बहुत ही सॉफ्ट तरीके से हम अपने मसाइल हल करवाते हैं। कोई लड़ाई झगड़ा हमारा नहीं होता उनसे। एक आध मसला है जो मैंने आपको बताया कि उसके ऊपर केस किया हुए लोगों ने, और वो उसके अलावा बाकी मसाइल मीटिंग से मिलजुल कर हमारे इनके साथ रिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को? मैं दो हवाले से मैसेज देना चाहूँगा। एक तो यही कि जो G13 के लोग हैं यहाँ पर ये सारे जितने भी इश्यूज़ हैं इसके ऊपर बाज़ दफ़ा लोग बड़े साइलेंट रहते हैं, पैसिव रहते हैं। उनको आगे आना चाहिए, बात करनी चाहिए। तो ये एक एक्सपेक्टेशन जो रेजिडेंट्स हैं वो उसमें थोड़ी सी कमी है, लेकिन वैसे ओवरऑल लोग जो है ना वो अच्छा बिहेव कर रहे होते हैं। तो एक तो ये है। दूसरा ये कि हमारी जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं। तो मेरे ख़्याल में उसमें बात करने के लिए डायरेक्शन रखनी चाहिए कि पूरी हिस्ट्री अपनी देखें, आगे देखें, मुल्क को देखें, मुल्क के हालात को देखें और फिर उसके ऊपर जज्बाती होने के बजाय ठंडे दिल के साथ सोचते हुए बात करें। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका। जैसे कि नाज़रीन आपने सैयद अतीक रहमान साहब की बातें सुनी। हुकूमत को चाहिए कि तमाम इदारों को फैसिलिटेट करें ताकि वो एक्टिवली बड़े फ़ाल होके अपना किरदार अदा करें और पाकिस्तान को मजबूत करें, पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम कर सकें। इसी मैसेज के साथ अपनी होस्ट सबीर ज़फ़र को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।